आश्रुति वोरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास प्रोग्राम सियासी सच में। बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्य चेहरों के बारे में, जिसमें मायावती, योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव और तमाम उन बड़े चेहरों का नाम शामिल है जो लगातार राजनीति में चर्चाओं में बने हुए हैं। हाल ही में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। न केवल भारतीय जनता पार्टी को बल्कि बहुजन समाज पार्टी को भी करारी शिकस्त देखनी पड़ी थी, झेलनी पड़ी थी। वही मायावती को झेलनी पड़ी थी जो 2007 में मुख्यमंत्री की गद्दी पर उत्तर प्रदेश में विराजित हुई थी। आज वही मायावती दर दर भटक रही हैं जीत के लिए, और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में अगर उन्हें जीत नहीं मिल रही, दलितों का समीकरण उनके हित में, उनके पक्ष में नहीं जा रहा, तो कहीं ना कहीं बड़ा झटका मायावती को देखने को मिलता है। अब उपचुनाव है और उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव भी होने जा रहे हैं। इसके लिए अब उत्तर प्रदेश में तमाम राजनीतिक दल जो है वो गठबंधन की ओर अपना रुख मोड़ने में लगे हुए हैं। इसी में एक नाम शामिल है योगी आदित्यनाथ का और सामने है मायावती। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। सूत्रों के हवाले से जो खबरें हैं वो कहीं ना कहीं इसकी पुष्टि भी करती आ रही है, लेकिन अभी तक औपचारिक ऐलान न मायावती ने किया है न योगी आदित्यनाथ ने किया है। हमारे साथ इस स्टूडियो में मनीष मौजूद है। मनीष, क्या लगता है, देखिए उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में योगी आदित्यनाथ मायावती का गठबंधन, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, अगर ये दोनों ही पार्टियां कहीं ना कहीं साथ में आती हैं, क्या लगता है आने वाले समय में विधानसभा चुनाव पे अगर थोड़ा गौर करने का प्रयास करें, गठबंधन में दो मुख्य पार्टियां, बीजेपी सत्ता में पहले से ही है, बहुजन समाज पार्टी अपना एक तरह से वर्चस्व जमाने का प्रयास कर रही है, विपक्षी दल पर कैसा इसका असर देखने को मिलेगा, क्या लगता है? देखिए, यहाँ पर जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में और अब जो उपचुनाव होने वाले हैं उसमें समीकरण जो देखे जा रहे हैं, उसको देखते हुए ये तो नहीं कहा जा सकता कि दोनों पार्टियां गठबंधन में एक साथ आएंगी, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे की दुर्विरोधी काफी रही है राजनीति में देखा जाए तो ऐसे में देखा जा सकता है कि आने वाले समय में अगर मायावती बीजेपी से गठबंधन कर भी लेती हैं तो यहाँ पर कुछ ज्यादा फर्क यहाँ पर पड़ता हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि जिस तरीके से सूबे में अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी समाजवादी पार्टी को उठाया है लोकसभा चुनाव से, तो उसको देखते हुए अब ये कहा जा सकता है कि अखिलेश यादव की पार्टी सबसे मजबूत पार्टी किसी भी आगामी चुनाव में हो सकती है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो कि सत्ता में है, विधानसभा में है, उसका भी कहीं ना कहीं अब सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जिस तरीके से अखिलेश यादव अब रणनीतियां बना रहे हैं तमाम चुनावों को लेकर, और अभी उपचुनाव को लेकर भी वो रणनीतियां तमाम बनाते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर करहल सीट पर अगर अपर्णा यादव वापसी करती है तो उनको चुनाव लड़वाने की बात कही जा रही है। तो ऐसे में अब ये समझा जा सकता है अखिलेश यादव पूरे तरीके से अब तैयार हैं और पूरी तरह से सचेत और सजग हैं और इस रणनीति को लेकर, और ऐसे में अब ये देखा जा सकता है कि वो तमाम राजनीतिक पार्टियों के छक्के छुड़ा सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में उन्होंने 4 से 5 सीटों की उम्मीद करी थी, उसके बाद यहाँ पर 37 सीटें आना तो एक बहुत बड़ी नहीं, मैं तो कहूँगा बहुत बड़ी उपलब्धि समाजवादी पार्टी के लिए है। और ऐसे में अगर यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर हालात ऐसे बनते हैं कि समाजवादी पार्टी के बाद यहाँ पर अगर उनके सामने अगर कही जाए तो बीजेपी और ये बसपा का गठबंधन अगर यहाँ पर आ जाता है तो शायद यहाँ पर आंकड़े कुछ बदल तो सकते हैं, लेकिन आश्रुति में कहना चाहूंगा कि अखिलेश यादव जिस तरीके से पार्टी को मजबूत करने पे तुले हुए हैं, उसके आगे किसी भी पार्टी का जोर इस वक्त चलता हुआ नहीं देखा जा सकता। देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं अखिलेश यादव अपना जनाधार मजबूत करने में लगे हुए हैं। उनकी पार्टी कहीं ना कहीं मजबूती की राह पर तो चल रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में सपा की बहुमत के साथ जीत हुई है। 37 सीटों पर मनीष, अगर आप देखें आंकड़ों के अनुसार तो 37 सीटों पर सपा ने इस बार यूपी में जीत दर्ज की है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में पहली बार कहीं ना कहीं हार हुई है। आप देखिए, अयोध्या जैसी सीट पर इस बार भारतीय जनता पार्टी हार गई। अवधेश राय जो सपा के प्रत्याशी वहां से उतरे थे, अवधेश प्रसाद, वो कहीं ना कहीं उन्होंने बहुमत के साथ जीत दर्ज की है। लेकिन वहीं आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी को भगवान राम ने भी नहीं स्वीकारा। क्या इसकी बड़ी वजह आपको यूपी में लगती है? क्या जनता भारतीय जनता पार्टी की हिंदुत्व राजनीति से, हिंदुत्व पर जो नीति कहीं ना कहीं बीजेपी की चलती आ रही है, क्या इससे जनता यूपी की खुश नहीं है? क्या लगता है? देखिए, राम मंदिर की अगर मुद्दे की बात की जाए तो राम मंदिर का मुद्दा एक काफी ज्यादा बड़ा मुद्दा देखा गया लोकसभा चुनाव से पहले, और ऐसे में राम मंदिर के निर्माण के बाद भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की काफी वाहवाही देखने को मिली उत्तर प्रदेश में। लेकिन अगर परिणामों की बात करें लोकसभा चुनाव के, तो वो इसलिए बदलते हुए नजर आया श्रुति। यहाँ पर फैजाबाद सीट इसलिए भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई क्योंकि जिस तरीके से राम मंदिर का निर्माण करने के दौरान यहाँ पर काफी लोग यहाँ पर बेघर हुए, उनको पूरी तरह से मुआवजा नहीं मिला है, और उसके बाद यहाँ पर उनको सही से सुविधा नहीं दी गई, उनको घर मुहैया नहीं करवाए गए। वो तमाम जनता यहाँ पर आक्रोशित थी, यहाँ पर कहीं ना कहीं नाराज थी। तो उस नाराजगी को जाहिर करते हुए यहाँ पर वोटिंग की गई, और उस वोटिंग का परिणाम ये हुआ कि यहाँ से समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद यहाँ पर जीत दर्ज
दर्ज कर लेते हैं, ना कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की बुरी हार होना इतनी बड़ी सीट से, तो ये जरूर आने वाले समय में सोचने का विषय बन जाता है, क्योंकि विधानसभा के उपचुनाव हैं। उपचुनाव तो महज 10 सीटों पर हैं, लेकिन अगर बात की जाए विधानसभा चुनाव 2027 की, तो 2027 में अभी वक्त तो है, लेकिन अगर रणनीतियां अगर अभी से भारतीय जनता पार्टी बनाती हुई नजर नहीं आती, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सूबे में पिछड़ती हुई नजर आ सकती है और अन्य राजनीतिक पार्टियां यहाँ पर बाजी मारती हुई नजर आ सकती है। क्योंकि जिस तरीके से देखा लोकसभा चुनाव में पहली बार चंद्रशेखर रावण अपनी पार्टी आजाद समाज पार्टी को लेकर यहाँ पर उतरे और बड़ी जीत नगीना लोकसभा सीट से दर्ज करी, और ऐसे में देखा जा सकता है कि यहाँ पर बड़ी जीत दर्ज करने के बाद चंद्रशेखर रावण की भी यहाँ पर काफी वाहवाही हो रही, काफी उनकी तारीफ की जा रही, विपक्षी दल भी उनकी तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि पहली बार किसी नेता का राजनीति के मैदान में या यूं कहें कि लोकसभा चुनाव में उतरना। और देखा जाए तो जिस तरीके से दलितों को लेकर चले हैं, जिस तरीके के वो तमाम मुद्दे बड़े बड़े उन्होंने उठाने की कोशिश की है, गरीबों के वंचितों के मुद्दे उठाने की कोशिश की है, उसके बाद यहाँ पर जीत दर्ज की है, तो कहीं ना कहीं अब आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर रावण भी काफी मजबूत है यहाँ पर देखा जाए तो राजनीतिक तौर पर। और ऐसे में अगर बहुजन समाज पार्टी की बात करी जाए तो थोड़ी सी वो बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर पिछड़ती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि 2007 के बाद से जिस तरीके से पार्टी नीचे ढर्रे पर आने शुरू हुई है, उसके बाद से उनको उठने का मौका नहीं मिला। लेकिन लोकसभा चुनाव वो मौका था जहां से बहुजन समाज पार्टी उठ सकती थी, लेकिन आकाश आनंद के बयान को यहाँ पर ढाल बना दिया जाता है कि उनके बयान की वजह से यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी पिछड़ती हुई नजर आई। जिस तरीके से आकाश आनंद ने विपक्षी नेताओं पर यहाँ पर तीखे हमले किए और थोड़ी सी ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर लिया, जिसके चलते यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी गिरती हुई नजर आई, विपक्षी दल घेरने में उनको तुले हुए थे। ऐसे में अखिलेश यादव गठबंधन के लिए भी कहते हुए नजर आए, लेकिन यहाँ पर मायावती ने गठबंधन को प्रस्ताव को ठीक ठुकरा दिया और यहाँ पर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया। ऐसे में अब ये देखा जा सकता है श्रुति कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति तमाम रंग बदलती हुई यहाँ पर देखी जा रही है, उसको देखते हुए यह समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का जनाधार या भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक जो है वो कहीं ना कहीं कम होता हुआ नजर आए। लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता कि मायावती और योगी आदित्यनाथ आप देखें अगर साथ में आते हैं या आने वाले समय में यूपी के उपचुनाव में विधानसभा में साथ दिखते तो क्या रणनीति का एक उलटफेर देखने को मिलेगा, क्या लगता है? देखिए, अगर मायावती और योगी आदित्यनाथ यहाँ पर अगर सहमति से एक साथ उतरते हैं चुनावी मैदान में, तो बेशक यहाँ पर बीजेपी के माध्यम से बहुजन समाज पार्टी को और बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से बीजेपी को, दोनों को ही एक दूसरे का सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ सकता है। क्योंकि मायावती बेशक यहाँ पर लोकसभा चुनाव हार गई हो, लेकिन उनकी हार को यहाँ पर छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि अगर वो हार के बाद जिस तरीके से आकाश आनंद की वापसी पार्टी में करती है, उनको उत्तराधिकारी का पद और यहाँ पर तमाम यहाँ पर जिम्मेदारियां सौंपती हुई नजर आती हैं, उनको यहाँ पर स्टार प्रचारक भी बनाती हुई नजर आती है, तो तमाम ये चीजें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के फेवर में जाएंगी और आने वाले उपचुनाव में कहीं ना कहीं उनको कोई जीत यहाँ पर बड़ी यहाँ पर मिलती हुई देखी जा सकती है। अगर मानिए 10 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, तो उसमें से 10 में से 2 से 3 सीटें निकालने में तो यहाँ पर कामयाब रह सकती है, और अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन हो जाता है तो यहाँ पर आंकड़े वाकई बदलने वाले हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि उत्तर प्रदेश में जिस हिसाब से मनीष ने पूरा समीकरण आपको शुरुआत से कहीं ना कहीं जो पूरा समीकरण समझाया है, अब उत्तर प्रदेश का सियासी समीकरण आने वाले समय में कैसे बदलेगा, राजनीतिक रंग कैसे बदलेगा, मायावती योगी आदित्यनाथ क्या एक साथ आते इस यूपी के चुनावी रण में नजर आएंगे या नहीं, क्योंकि उपचुनाव से ज्यादा विधानसभा चुनाव अब जो होने वाले हैं उस पर कहीं ना कहीं नजर बनी हुई है। अभी भी लगातार राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है कि इस बार बीजेपी की हार तो जरूर हुई है, लेकिन क्या बीजेपी वापसी करेगी, क्या बीजेपी 2027 के विधानसभा में कमबैक करती नजर आएगी या नहीं? फिलहाल अब इस पर आप क्या कहेंगे, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़।